हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, सामाजिक अध्ययन का एक लेक्चर आपका हो गया है, जिसमें कि आपको सामाजिक विषय का सिलेबस, उसके अतिरिक्त आपको इतिहास का अर्थ, महत्व और उसको जानने के सोर्स जो हैं, स्रोत हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन कराया जा चुका है, उनके बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। उसी क्रम में जो ये वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य थे, ये सब भी आपको कराया जा चुका है। इसमें आपका जो जैन साहित्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो संलेखना पद्धति द्वारा अपनी प्राणों को त्याग किया था, यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है। आज समझते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब क्या होता है, किस तरह से ऐतिहासिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में है। तो आइए समझते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब, ऐतिहासिक मतलब इतिहास के ग्रंथ। इतिहास का मतलब ये होता है जो बीता हुआ, जो पुराना, जो जिनको हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो ऐतिहासिक में हमें किन किन चीज़ों के द्वारा हमें पता चलता है। तो हमें किसके द्वारा पता चलता है? महाकाव्य। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण हो गया, महाभारत है। ये दो महाकाव्य ऐसे हैं जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं या प्रकाश डालते हैं, जिनके द्वारा हमें चीज़ें पता हो रही हैं कि पहले समय में क्या क्या होता था। रामायण में हमें ऐसे हिंदुओं और यवन और शक जो थे, उनके संघर्ष का पता चलता है। और ये जो क्लास है, ये आपके जीके से मोस्ट संबंधित क्लास है, जिससे कि आपके पीटी में जो पूरा इतिहास है, उससे संबंधित प्रश्न आपको भी यहाँ से मिलेंगे। तो रामायण में हमें हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमें कहाँ से हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष का पता चलता है। तो रामायण में हमें इन चीज़ों का पता चलता है। महाभारत से हमें क्या पता चलता है? महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति का ज्ञात होता है, किस तरह से ब्राह्मण धर्म जो था उसकी कंडीशन क्या थी। इसके साथ ही सिथियन, यूनानी और बैक्ट्रियन जो जातियाँ थीं, इनके बारे में भी हमें पता चलता है। शायद ये क्वेश्चन कहीं पर आया हुआ है कि सिथियन क्या होता है, सिथियन, यूनानी और बैक्ट्रियन क्या हैं। तो आपको पता हो गया होगा, सिथियन, यूनानी और बैक्ट्रियन ये क्या है? ये जातियां हैं। ठीक, ये क्या है? ये जातियां हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे महाकाव्य। रामायण और महाभारत से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। रामायण से हमें मिलती है जो हमारे सामाजिक और धार्मिक दशा थी, उन वो इफेक्ट डालते हैं। और रामायण जो है, रामायण से हमें हिंदू, यवन और शकों के संघर्ष जो हुआ था, उनके बारे में पता चलता है। जबकि महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति का पता चलता है। इसके साथ ही सिथियन, यूनानी और बैक्ट्रियन जो जातियाँ थीं, उनका भी पता हमको महाभारत से लगता है। नेक्स्ट है आपका पुराण क्या होता है। तो पुराण आपके 18 पुराण हैं, जिनमें से आपके 5 पुराण जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहे जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं 5 पुराण। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड, भागवत ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वैसे तो हमारे 18 पुराण हैं, जैसे आपने सुना होगा। ठीक, तो लेकिन हमें 5 जो पुराण हैं वो हमें मेन है। कौन कौन से? जो हमें ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं, और शेष जो है क्या करते हैं? देवी देवताओं की कथाओं से संबंधित हैं। कालक्रम की दृष्टि से कोण से ये नितांत भ्रम सूचक हैं। तो ये हमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण, ठीक, ये ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। चूँकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमें इतिहास से संबंधित चीज़ों के बारे में ये जानकारी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी जानकारी हमें ज़्यादा देते हैं? क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इनमें से ऐतिहासिक ग्रंथों से संबंधित कौन सा पुराण नहीं है। तो आपके 5 होंगे ऑप्शन में, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भगवत। नेक्स्ट आपका क्या है? और जो शेष जो पुराण है हमारे 18
जो थे उनमें से 5 आप माइनस कर दो तो 13 बचे। जो 13 पुराण बचे वो हमें क्या क्या बताते हैं? देवी देवताओं की कथाएं बताते हैं। कालक्रम के दृष्टिकोण से भ्रम जो है उनको कन्फर्मेशन नहीं होता, वो भ्रम सूचक हो जाते हैं। अर्थशास्त्र जो कि भी है एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पतंजलि का महाभ्यास, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पतंजलि का महाभ्यास ग्रंथों की विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के जो कालक्रम है, जो टाइम पीरियड है, उसको जो सीक्वेंस है उसको सागर में लंगर का काम करने का, ये एक कहावत होती है, सागर में लंगर का काम देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक कालक्रम को व्यवस्थित करने का काम किया है। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये घटना घटी, इसके बाद ये घटना घटी, इसके बाद ये घटना घटी। कौन से 2 महाकाव्य काल क्रम को सही दिशा देते हैं? अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पतंजलि का महाभ्यास। हर्ष चरित्र क्या कहता है? बाण ने हर्ष चरित्र की रचना की। किसने? बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की लगभग 620 ईस्वी में। इसमें तत्कालीन इतिहास, प्राचीन कथाओं का संग्रह है, जिसमें बाण न केवल अपने आश्रयदाता कन्नौज के राजा हर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है, जबकि इसमें 7वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक दशाओं को भी प्रकाश डालता है। आपका जो यूपी SSSC का सिलेबस है उसमें हर्ष जो है वो एक अलग से टॉप पॉइंट दिया गया है, अलग से टॉपिक दिया गया है। तो हर्ष से संबंधित चीज़ें, इसीलिए मैं कह रही हूँ जो ये क्लास ले रहे हैं उनको पीईटी की परीक्षाओं में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? तो इसमें देखिए हर्ष का आपने पूछा गया है, तो हर्ष की रचना कौन सी थी? हर्ष चरित्रम किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी। हर्ष लगभग 620 ईस्वी में थे। ठीक है, उनके आश्रयदाता देखिए कन्नौज के शासन की बात कर रहे हैं। आपको पूछा जाता है हर्ष कहाँ का राजा था? तो ये कन्नौज का राजा था। विक्रमांक देव चरित्र क्या है? विक्रमांक देव क्या है? विक्रमांक देव जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा। विक्रमांक देव चरित्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि बिल्हड़ का है। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी के कवि थे। कौन 12वीं शताब्दी का कवि था? बिल्हड़। इन्होंने क्या लिखा? विक्रमांक देव चरित्रम नामक से एक ग्रंथ लिखा। विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा की। उन्होंने इस ग्रंथ को 1076 ईस्वी से 1126 ईस्वी के मध्य दक्षिण पश्चिम एक बड़े राज्य पर शासन किया था। राजतरंगिणी क्या है? ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें राजतरंगिणी किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई है? ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई वो है। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। ये भी एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है, माना जाता है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में शुरू की गई थी। कल्हड़ ने कश्मीर के राजवंश का वर्णन किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कल्हड़ की रजत रंगिणी है उसमें कहाँ का या किस क्षेत्र का या किस एरिया का वर्णन किया जाता है? तो जो कश्मीर का राजवंश था वहाँ का वर्णन कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में किया। तमिल ग्रंथ क्या है? तमिल ग्रंथ में दक्षिण के जो सम्राट थे उनकी प्रशंसा की गई है। तमिल भाषा से, तमिल शब्द से आप एक आइडिया लगा सकते हैं तमिल कहाँ का है। हमारे साउथ इंडिया का ग्रंथ है, जिससे कि उनके वहाँ के जो दक्षिण के सम्राट थे उनकी प्रशंसा की गई है। स्मिथ महोदय ने लिखा है कि अत्यंत विशाल साहित्य, विशेषकर दक्षिण भारत के साहित्य का अन्वेषण का कार्य इतना महान है कि यह कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। किसने लिखा है? स्मिथ महोदय ने लिखा है। किस ग्रंथ के लिए? तमिल ग्रंथ के लिए। आपको ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि अत्यंत विशाल साहित्य और विशेषकर दक्षिण भारत के साहित्य का अन्वेषण का कार्य इतना महान है कि यह कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ये तमिल ग्रंथ में लिखा गया है। तो ये किसने कहा है या किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्मिथ महोदय द्वारा कहा गया है, जिसमें कि तमिल ग्रंथ में दक्षिण के जो सम्राट थे, दक्षिण के जो राजा थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए उससे संबंधित ये ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपका दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश और महावंश ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? दीपवंश और महावंश। किसमें? बौद्ध साहित्य की बात हो रही है। बौद्ध से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी बात हो रही है। इन दोनों में सिंघल द्वीप
के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है, जहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक के वंश का जो है इनके वर्णन किया गया है। तो ये थे आपके ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ थे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलिए, पहला क्या है आपका महाकाव्य, जिसमें कि रामायण और भागवत है। दूसरा क्या है आपका पुराण, जिसमें कि 18 पुराण है। 5 मुख्य पुराण हैं। कौन कौन से आपके मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड और भागवत, ये कौन कौन से हैं, ये 5 मुख्य हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की रचना है। पतंजलि महाभाष्य की रचना है। हर्ष चरित्र किसका है, बाणभट्ट द्वारा लिखित है। और इसमें हर्ष जो कन्नौज का शासक था और वेनसोंग जिसके शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था, हर्ष के, इसकी पूरा ब्रीफिंग करी गई है, इसका पूरा डिटेल बताया गया है। अगला है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ विक्रमांक देव चरित्र। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो ये विक्रमांक देव की घटनाओं से संबंधित क्रम है। दक्षिण जो पश्चिम एक बड़ा साम्राज्य था, उनकी घटनाओं से संबंधित इसमें है विक्रमांक देव चरितम में। ये किसकी रचना थी, ये बिल्हड़ की रचना थी। ठीक है। रजत रंगणी, ये कल्हड़ की रचना है। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव लिखा, बा से बिल्हड़, बा से विक्रमांक, याद रखिएगा। का से कल्हड़ और रजत रंगणी, ठीक, कल्हड़ बिल्हड़ को कंबाइन मत कर दीजिएगा। बा से बिल्हड़, बा से विक्रमांक देव चरितम। कल्हड़ की थी रजत रंगणी। ये एक ऐसा ग्रंथ था जिन्होंने कश्मीर के शासकों का राजवंश का वर्णन किया था। कश्मीर में कौन कौन से राजा थे, किस तरह से कश्मीर का शासन चला। तमिल ग्रंथ में क्या था, तमिल ग्रंथ में दक्षिण भारत के राजाओं का वर्णन था, जो कि स्मिथ महोदय ने कहा कि वहाँ का जो ये तमिल ग्रंथ है वो इतना विशाल और विशेष है कि इसकी कोई दूसरा इसके अलावा इसका बन ही नहीं सकता कॉपी। ठीक है। दीपवंश और महावंश क्या थे, दीपवंश और महावंश थे, इसमें सिंघल द्वीप जो कि एक जगह है इस प्राचीन भारतीय इतिहास में एक मुख्य अहम भूमिका के तौर पे काम करता है। ये सिंघल द्वीप, जहाँ पे सम्राट अशोक के राजवंश से संबंधित इनको ग्रंथों को बताया गया है। ठीक है। ये तो थे आपके ऐतिहासिक ग्रंथों से संबंधित। अगला क्या है, विदेशी विवरण। कौन कौन से हैं विदेशी विवरण। यूनानी लेखक कौन थे, यूनानी लेखक में सर्वप्रथम हेरोडोटस, टेरिस। क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है, इनमें से कौन सा यूनानी लेखक नहीं है। चीनी लेखक, तिब्बती लेखक या कोई अन्य लेखक डाल देंगे, लेकिन आपको उसमें से एलिमिनेट करना होगा, इट मीन्स हटाना होगा कि इनमें से कौन सा यूनानी लेखक नहीं है। तो हेरोडोट्स थे जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत और भारत राज्य से संबंध था उनका। टेसीयस एक डॉक्टर था जो कि उसे यात्रियों द्वारा अचानक से कहानियों के संग्रह में बड़ा चाव आने लगा। इसी क्रम में यूनानी लेखक मेगास्थनीज और सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन आपका यूपी SSS या पीटी में मोस्ट पूछा जाता है, कौन किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, यूनानी लेखक मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, इंडिका किसकी पुस्तक थी, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक थी। भारतीय संस्थाओं, भूगोल का तथा उत्पत्ति के संबंध में संबंधित थी। चीनी लेखक कौन कौन से थे, ठीक है, तो आप कर पा रहे हैं। यूनानी लेखक थे हेरोडोट्स, टेसियस, मेगास्थनीज, ठीक, ये थे आपके यूनानी लेखक। चीनी लेखक कौन कौन से थे, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। राजदूत किसका था, सेल्यूकस का राजदूत था। इसकी पुस्तक कौन सी थी, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक थी। इसमें भारतीय संस्थाओं का विवरण था, भूगोल तथा उत्पत्ति का विवरण लिखा हुआ था। चीनी लेखक की बात करते हैं। चीनी का भारत के साथ प्राचीन काल से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। जो चीनी है वो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक, चीनी हमारे पड़ोसी हैं और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोस में कभी चीनी ख़त्म हो जाती है तो मांगने भी चले जाते हैं या वो हमसे चीनी लेने चले आते हैं। ये तो था एक मजाक का पॉइंट। चलिए, तो चीनी कौन कौन थे, चीनी यात्री था फाहियान, 399 ईस्वी में भारत आया था, जो कि 15 वर्षों तक भारत में भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर उसने अपनी पुस्तक लिखी थी। तो जो चीनी यात्री था वेनसोंग का भी बहुत ऊंचा स्थान था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में
भारत आया था। ठीक है, इसने अपनी यात्राओं के पश्चात स्वार संचार लेख में लिखा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने ये देखिए, एक मिनट, चलिए। चीनी यात्री, चीन से हमारा भारत का प्राचीन काल से संबंध है। किस तरह का संबंध है? व्यापार मतलब बिजनेस का, हम और संस्कृति का। चीनी यात्री फाहियान जो कि भारत आया था और उसने क्या करा, 15 वर्षों तक यहाँ पे भ्रमण करा। उसके बाद अपने देश लौट कर अपनी यात्रा का वर्णन किया। इसी प्रकार चीनी यात्री वेनसोंग, एक तो फाहियान था चीनी यात्री और दूसरा था वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, मतलब 606 ईस्वी में वो भारत आया था और उसने अपनी यात्राओं का वर्णन पाश्चात्य संचार के लेख में किया था। पाश्चात्य संचार के लेख में किया था। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा का वर्णन है, वरन इसमें प्राचीन कथाओं का भी वर्णन किया गया है। इसी प्रकार चीनी यात्री इत्सिंग, तो चीन के कितने यात्री हो गए? चीन का पहला फायान हो गया, दूसरा वेनसोंग हो गया और तीसरा ये इत्सिंग हो गया। ये कब आया भाई? ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। उसने नालंदा और विक्रमशिला में निवास कर वहाँ के बारे में लिखा। तो नालंदा और विक्रमशिला के बारे में कौन से चीनी यात्री ने लिखा? इत्सिंग ने। वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, ये थे आपके चीनी यात्री। तिब्बती यात्री कौन कौन से थे? तिब्बती लेखक कौन से थे? तिब्बत में लामा तारानाथ ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत, तिब्बत के लामा तारानाथ के ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत इतिहास को जानने में बड़े सहायक सिद्ध हुए। इसके बिना शक, पार्थियन और कुषाण लोगों के भ्रमण का पता नहीं चलता तथा बौद्ध धर्म के इतिहास की पूर्ति भी इसके बिना नहीं हो सकती थी। तो जो तिब्बत के यात्री थे, कौन? लामा तारानाथ का जो ग्रंथ लिखा गया उसमें हमको शक जो थे, शकों का वर्णन, पार्थियन जो थे और कुषाणों का वर्णन का उसने अपनी किताब में किया, जिससे कि हमें बौद्ध धर्म का जो हिस्ट्री थी उससे संबंधित भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपके जानते हैं ऐतिहासिक कौन कौन से थे ये मुस्लिम लेखक कौन कौन से थे? मुस्लिम लेखकों में अल बरूनी का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था। तहकीकाते, इसने तहकीकात का मतलब होता है कि किसी चीज़ की जानकारी जुटाना या जानकारी लेना। तो इसने किताब कौन सी लिखी थी? तहकीकाते हिंद में भारतवर्ष और यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन किया। तो तहकीकाते किसकी थी? अल बरूनी की थी। किसके उसका साथ भारत आया था? ये महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था। ठीक, जब महमूद गजनबी भारत में आक्रमण करने आया था तब अल बरूनी उसके साथ आया था। उसने तहकीकाते हिंद भारतवर्ष पर एक यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन किया। यह पुस्तक 1033 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें हिंदुओं के रीति रिवाज, उनके विवाह, उनके साहित्य का वर्णन किया गया था। इसके अतिरिक्त मुसलमान जो लेखक थे वो कौन थे? सुलेमान, अल मसूदी, हसन निज़ाम, फरिश्ता, निज़ामुद्दीन आदि थे। इनकी रचनाएं भी भारतीय समाज पर प्रकाश डालती हैं। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था। मार्को पोलो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था, जो कि 1294 से 95 के लगभग दक्षिण भारत आया था। इसके विवरण भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि तिथियों की क्रमबद्धता, डेट जो सीक्वेंस है वहाँ में उसमें भी सहायता करते हैं। तो ये थे आपके ऐतिहासिक ग्रंथों से संबंधित चीज़ें थी। ठीक है, अब आइए जानते हैं अभिलेख क्या होता है। अभिलेख, लेख मतलब लिखा हुआ। ठीक है, अभिलेख प्राचीन भारत इतिहास को जानने के लिए अभिलेख जो है सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साधन है। अभिलेख हमें 2 भागों में विभक्त करता है। कैसे? एक देसी हमारे कंट्री के, हमारे देश के अभिलेख और एक हमारे
विदेशी अभिलेख जिनसे हमें पता चलता है। तो देसी अभिलेख को हम पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो अशोक के अभिलेख और एक तो अशोक के बाद के अभिलेख। पहले हमें अभिलेख दो तरीके के मिले, एक तो देशी अभिलेख, एक दूसरे विदेशी अभिलेख। फिर जो देसी अभिलेख हैं उनमें अशोक के जो अभिलेख लिखे हैं उनके बारे में, और जो अशोक के बाद के जो अभिलेख पाए गए हैं उनके बारे में। तो अशोक के अभिलेख कौन कौन से थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अशोक आपका पीईटी में भी है, मैं आपको बार बार याद भी दिलाती जा रही हूँ, अशोक आपका पीईटी के सिलेबस में भी है। और जहाँ कहीं भी आपका जीएस जीके पूछा जाता है उसमें अशोक तो आते ही आते हैं। तो अशोक ने संपूर्ण राज्य में शिलाओं स्तंभों के लेख लिखवाए। कैसे? शिला इट मीन्स पत्थर, स्तंभ मतलब खंभा, ठीक है, जो पिलर्स होते हैं उन पे लेख लिखवाए थे। ये लेख राजाज्ञाओं तथा घोषणाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये लेख अशोक के जीवन, उसकी पर्सनालिटी जो थी, व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, तत्कालीन इतिहास जानने में सहायक हैं। यह खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि का मतलब होता है दाएं से बाएं, जैसे हम अभी एट प्रेजेंट में लिख रहे हैं, दाएं से दाहिने से कैसे लिखते हैं, बाएं की तरफ आगे। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं उल्टा, जैसे आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई, ये क्या आपने लिखा, ये दाएं से और ये बाएं की ओर चले गए। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे, इधर से लिखेंगे ए बी सी डी ई, तो ये क्या हो गया, दाएं से, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई लिपि आपकी, ये लिपि हो गई खरोष्ठी लिपि, और ये कौन सी लिपि हो गई, ये ब्राह्मी लिपि। अशोक के बाद के जो अभिलेख थे, ये तो थे अशोक के अभिलेख। अशोक के जो बाद के अभिलेख थे उनमें हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो सरकारी और एक गैर सरकारी। जो सरकारी लेख थे उसमें प्रधानता किसकी थी, प्रशस्तियों तथा भूमिदानों के रूप में पाए जाते थे। वो प्रशस्ति या भूमिदान के रूप में पाए गए। जो प्रशस्तियाँ थीं वो राजकवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा में लिखी गई थी। गैर सरकारी लेखों की संस्था सरकारी लेखों से कहीं अधिक थी। इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा पर प्रभाव डाला गया था। विदेशी लेख कौन कौन से थे, बात हो गई हमारे देसी लेखों की, अशोक के लेखों की, अशोक के लेख और अशोक के बाद के अभिलेखों की, ठीक है। विदेशी लेख में कौन कौन से थे, एशिया माइनर में बोइगोस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया विदेशी लेख था, एशिया माइनर में बोगास कोई के लेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। हमें क्वेश्चन आता है वैदिक देवताओं का उल्लेख हमें किस विदेशी अभिलेख से मिलता है, तो विदेशी लेख था एशिया माइनर बोगास कोई का अभिलेख था। इस लेख में भारत में प्रवेश करने से पूर्व आर्यों के पर्यटन का पता चलता है कि आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद मतलब यहाँ पे रहने लगे, उससे पहले यहाँ पर सिर्फ वो घूमने के लिए आते थे, ठीक है। ईरान के पर्सिपोलियस तथा नक्शतेस्तम के लेख जो है प्राचीन काल में ईरान एवं भारत के संबंध का पता चलता है। मुद्रा क्या है, ये तो थी अभिलेखों की बात। अब मुद्रा से हमें अपनी ऐतिहासिक चीज़ें कैसे पता चलती हैं। मुद्राएं, प्राचीन मुद्राएं थीं, इसमें कौन कौन सी थी, प्राचीन काल में मुद्राएं प्रायः चित्र अथवा चिन्ह होते थे। जो मुद्राएं होती थी उसमें इंडिकेशन, जैसे आजकल के रुपए में 1 2 3 4 5 10 20 50 100 500 1000 2000 लिखा होता है, इस तरह से नहीं होता था। उनमें चित्र बने होते थे, कोई चिन्ह बना होता था, कोई सिंबल बना होता था, ये 1 का है या 2 का है, इसमें इतना सामान मिलेगा, ये 5 का है, इस तरह से उसकी वैल्यू जो नापी जाती थी। इन मुद्राओं का केवल धार्मिक और कलात्मक महत्व हो सकता था, इनमें राजनैतिक तत्वों का कोई बोध नहीं था। यूनानियों की जो मुद्राएं थीं, जो यूनानियों की मुद्राएं थीं, यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकली उनमें सम्राटों के नाम से ज्ञात होते थे। कला की दृष्टि से इन मुद्राओं का बहुत महत्व था। लगभग 30 यूनानी सम्राटों सम्राज्ञियों का परिचय उसमें मिलता है, जो लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इनका ज्ञान भी मुद्राएं होती थीं।
सिथिलियन और पार्थियन, चलिए ये देखिए सिथियन और पार्थियन। अभी पार्थियन के बारे में हम लोग जाने थे कि पार्थियन कैसे आए थे, कैसे पता चला था। तो ये सिथियन और पार्थियन, इन्होंने यूनानियों की मुद्राओं के अनुकरण करा था। क्या करा था इन्होंने? जो यूनानी लोग थे इन्होंने उनकी मुद्राओं का अनुकरण मतलब उन्हें फॉलो किया था, उन्हें कॉपी किया था। जिस तरह से वो बनाते थे उस तरह से हम पहनते थे। ठीक है, आजकल जैसे आप लोग किसी दूसरे को देख करके अपना ड्रेसअप चेंज करते हैं, अपनी कार चेंज करते हैं, इसी तरह से इन्होंने यूनानियों को देख करके अपनी मुद्राओं को कॉपी करा था। तो कलात्मक दृष्टि से यह उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु ऐतिहासिक महत्व इनका कम नहीं है। मौर्य साम्राज्य के बाद जो यूनानी शक पार्थियन भारत आए, उनके इतिहास का ज्ञान हमें केवल मुद्राओं से ही मिलता है। भारतीय राजाओं की मुद्राएं कैसी थी? भारतीय जो राजा थे उन्होंने भी अपनी मुद्राएं चलाई थी। नृपतंत्रात्मक मतलब नृप मीन्स राजा, तो अपने राजाओं उनके जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने अपनी मुद्रा चलाई थी। और लोकतंत्रात्मक, नृपतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक दोनों प्रकार के ऐतिहासिक जो है महत्व रखती हैं दोनों मुद्राएं, जो कि हमारे भारतीय राजाओं ने मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, मालय, देखिए मालय, यौधेय, पांचाल के मित्र राजाओं के इतिहास के प्रधान साधन मुद्राएं हैं। किस किस के? दक्षिण भारत के सातवाहन के राजाओं के अभी इतिहास का जो संसाधन है वो कौन है? भारतीय मुद्राएं हैं। इनके परिवर्धन में मुद्राएं बड़ी सहायक मिली। अब आ जाइए स्मारक। स्मारक कौन कौन से हैं? दो तरीके के से फिर हमने स्मारक को बांट दिया, एक देसी स्मारक और एक विदेशी स्मारक। देसी स्मारक कौन कौन से हैं? जैसे तक्षशिला। तक्षशिला में खुदाई हुई, उसने कुषाण काल के कालक्रम के संदेह को अधिकांशतः दूर कर दिया। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि कम से कम 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। सारनाथ का जो स्तंभ है भारतवर्ष का सर्वोच्च नक्काशी है। जो सारनाथ का स्तंभ है वो भारतवर्ष का सर्वोच्च नक्काशी है। इसी प्रकार झांसी जिले में देवगढ़ में पत्थर के मंदिर हैं। कानपुर जिले में भीतरगांव में ईंटों का मंदिर है। अजंता की गुफाएं, चित्रकारी, नालंदा में बुद्ध जी की तांबे की मूर्तियों का पता चलता है, जिसने कि हिंदू कला एवं सभ्यता की उच्च कोटि पता चलती है। विदेशी मुद्राएं कौन कौन सी हैं? विदेशी, जिस आप देखिए देसी स्मारक चिन्ह में अगर आपको आ जाए देसी स्मारक चिन्ह कोई लिखिए तो कौन कौन सा लिख देंगे? आप क्या क्या लिख देंगे? पहला आप क्या लिखेंगे बताएं? पहला आप लिखेंगे सारनाथ का स्तंभ, दूसरा देवगढ़ का, झांसी में देवगढ़ का मंदिर जो कि पत्थर से निर्मित है, कानपुर के भीतरगांव का मंदिर जो कि ईंटों से निर्मित है, अजंता की गुफाएं, नालंदा में जो बुद्ध की तांबे की मूर्ति है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है। ठीक है, विदेशी स्मारक कौन से? जावा और कंबोज में स्मारक चिन्ह उपलब्ध हैं। विदेशी स्मारक जावा और कंबोज में स्मारक चिन्ह हैं, जिनसे उसने भारत की कला का ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत में उपनिवेश स्थापना की अभिरुचि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जावा ने अनेक देवालय तथा प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए, जिससे हिंदू धर्म तथा संस्कृति का भी पता चलता है। मलाया में एक देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियां भी हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के निवासी हिंदू थे जो शिव, पार्वती और गणेश नंदी की पूजा करते थे। ये तो थे आपके स्मारक। क्या थे आपके? स्मारक। ठीक है, अब इसी पे आपके क्वेश्चन हैं। इतिहास का अर्थ क्या है? विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं बताइए। इतिहास के महत्व को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं इतने भी क्वेश्चन कर लेंगे, सिर्फ सुनने के बाद इतने क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इतिहास का महत्व अपने शब्दों में बताइए। इतिहास को जानने के सोर्स कौन कौन से हैं? वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म में तालिका बनाइए। विदेशी आक्रमण विवरण कीजिए। विदेशी विवरण अभिलेख कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं? तो ये तो था आज आपका हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। इसी क्रम में नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति और कैसे पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ। तो पाषाण काल क्या होता है, प्रस्तर काल क्या होता है, ताम्र और कांस्य युग क्या है और लौह युग क्या है। ये जो
हिस्ट्री कराई जा रही या आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। केवल डीएड में पास होने के लिए नहीं, आपकी अन्य परीक्षाओं से संबंधित है। आपका एक यूनिट आपका ख़त्म हो गया है, आपका कल दूसरा यूनिट आपका शुरू होगा भारत पर